नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर खास दिन होता है। हम इस दिन प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर्स डे मनाते हैं और ये बीमारी खास तौर पे बढ़ती उम्र की समस्या के रूप में देखी जाती है। तो इस विषय पर और अधिक विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका नाम है डॉक्टर आशीष पटेल, आप आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं और MD मनोरोग हैं आयुर्वेद में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद दीपक जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को शुरू में ही बताया कि विश्व अल्जाइमर्स डे के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अल्जाइमर्स डे यानी अल्जाइमर बीमारी ये क्या होती है और क्या ये वास्तव में उम्र दराज लोगों की ही बीमारी है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे? जी, अल्जाइमर डिसीज जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। इसमें न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी कहेंगे इसको, जिसमें कॉग्निटिव या बौद्धिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। इसमें जनरली याददाश्त में कमी, रोगियों में व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और सामाजिक तौर पर ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखने लगते हैं। यह साथ में फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट डालती हैं। यह बीमारी जो है जनरली इरिवर्सिबल होती है, जिसे नॉर्मल स्टेज पर तो नहीं लाया जा सकता है, परंतु इसे रोका जा सकता है। इसे बहुत हद तक इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। और लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि यह अभी इंडिया में करीब लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और अगर वर्ल्ड वाइड बोलें तो करीब 24 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। तो यह तेजी से बढ़ रही है। कहते हैं कि जनरली हर 3 सेकंड में इससे एक मरीज प्रभावित हो रहा है। इससे व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ ओल्ड एज में अफेक्टेड होती है। इसके लिए जनरली जेरियाट्रिक साइकेट्री अलग से एक ब्रांच है, उसके अंतर्गत इसको देखा भी जाता है, जिसके द्वारा इनकी पहली स्टेज में ही इन रोगियों को पहचान कर ली जाती है, जिससे यह गंभीरता की ओर ना जाए। जी, यानी कि समय रहते इसके लक्षणों पर ध्यान दिया जाए। प्रारंभिक तौर पर इसकी पहचान हो जाती है लक्षणों की। जी जी। और फिर यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। जी। और दवाओं के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि आपने ये भी बताया कि इस बीमारी को आप वापस से सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे रोक जरूर इसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। बिल्कुल, इसकी जो गंभीरता है उसको कम कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि प्रारंभिक तौर पर इसकी पहचान कर ली जाए। इसके लक्षण क्या हैं? कैसे व्यक्ति के साथ रहने वाला इंसान, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त ये जान सकें कि आपके डिमेंशिया से या फिर अल्जाइमर से ग्रसित होने की संभावना अधिक है? जी जी, आपने डिमेंशिया शब्द यूज किया। जनरली मेमोरी वाली जो डिसीज है, याददाश्त की कमी है, उस डिसीज को डिमेंशिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है, करीब 60 से 70% वो उसका कारण है अल्जाइमर डिसीज। जिस तरीके से आपने डिमेंशिया बोला तो याद आया, सबसे बड़ा कारण है डिमेंशिया का याददाश्त की कमी है, तो इसका मुख्य कारण है। तो ये जनरली मुख्य रूप से अगर देखें तो ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो अनुवांशिक, जिसको फैमिलियर अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं, जैसे उसके माता पिता या उसके पेरेंट्स में अल्जाइमर डिसीज रही है तो उसके बच्चों को अल्जाइमर डिसीज हो सकती है। बस इसमें थोड़ा अंतर है कि अर्ली स्टेज में शुरू हो जाती है, 30 से जो 40 वाला डिके है वहां से शुरू हो सकती है। और जो दूसरा प्रकार है, इसको स्पोरेडिक अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं। यही सामान्यतः पाई जाती है, जो 60+ के लोगों में मान ओल्ड एज में शुरू होती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव गंभीर हो जाती है। और सिम्टम की बात करें तो इसके अर्ली सिम्टम की आप बात करें तो इसमें स्टार्ट भूलने से शुरू होता है। भूलना जनरली रिसेंट मेमोरी, जो कुछ ही समय की जो मेमोरी है उसमें भूलना शुरू होता है, या पेशेंट एक ही बात को बार बार दोहराएगा, या जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई अपन टास्क दें तो प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये जनरली अर्ली सिम्टम है। इसके बाद लेट सिम्टम या ग्रेजुअली इसमें क्या होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट हैं, जैसे चश्मा है, घड़ी है, पेन है, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको ढूंढना, ये उसको मुश्किल होने लगता है। यहाँ तक कि अपने रिलेटिव, उनके नाम, उनके चेहरा पहचानने में डिफिकल्टी होने लगती है। और डेली वर्क में जो दिनचर्या है उसमें जो डेली काम करते हो उनमें कार्यों में दिक्कत होने लगती है, लैंग्वेज में। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो जाती है ये गंभीर होती जाती है। यानी अल्जाइमर जो है आमतौर पे 60 वर्ष की उम्र के बाद ही लोगों में होता है, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आनुवांशिक होने की अवस्था में, यानी जिस व्यक्ति के परिवार में पहले से कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी उनके परिजन
अगर अल्जाइमर्स के शिकार रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, तो उनके अंदर ये चीजें अर्ली एज में भी, प्रारंभिक अवस्था में ही हो सकती हैं। बहुत सही है इस बात को अंतर करना। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बताया कि भूलने की बीमारी के रूप में इसे देखा जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि नियर ऑब्जेक्ट या बाकी चीजें, नाम, पता, कोई सामान कहीं रख दिया है, उसको रखने के बाद भूल जाते हैं, तो ये अल्जाइमर्स के अलावा आम लोगों में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही उम्र में हैं, उसके बावजूद वो हालिया मेमोरी को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अभी उन्होंने कोई काम किया, मसलन बाल में तेल लगाया और भूल गए कि बाल में तेल लगाया कि नहीं लगाया, दवा खाया, भूल गए दवा खाया कि नहीं खाया। तो ये भी क्या उस बीमारी की तरफ इशारा कर रही है, या ये कुछ क्षणिक तौर पे कुछ ऐसा घटित हो रहा है, बीमारी नहीं है ये? जी दीपक जी, ये क्वेश्चन बहुत आपने अच्छा किया। कई श्रोताओं के मन में आ रहा होगा कि जनरली यार हम भी भूल जाते हैं, हमारी उम्र इतनी नहीं है। तो इसके बारे में मैं स्पष्ट बोलूंगा कि ये दो प्रकार से है। जैसे कि मान लो उसको अल्जाइमर डिसीज है, तो उसमें अगर उसको बीमारी के साथ साथ उसके एसोसिएट लक्षण हैं तो उसकी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे MMSE कहते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये लोग करते हैं। तो उसके स्क्रीनिंग से आप अल्जाइमर डिसीज को अलग कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं। और जो ये जनरली नॉर्मली हम जो मेमोरी को भूल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा अगर रजिस्ट्रेशन, फोकस या अटेंशन किसी चीज पर कम रहे, या उस पर आपके बैकअप माइंड में कोई ना कोई विचार चलता रहे, तो हम किसी भी चीज को प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं कर पाते हैं। और जब वो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो वो रिकॉल करने में डिफिकल्टी देती है। तो जनरली जैसे अब फैमिली टेंशन है, जॉब रिलेटेड इशू है, कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो मैनी इशू है जो अपने विचार में पीछे पीछे चलते रहते हैं, तो उस समय अपन किसी चीज को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो ये आम लोगों को जनरली हो जाता है। तो ये जनरल अलग है और अल्जाइमर डिसीज वो अलग है। कई बार देखो, आपने देखा हो कि रुचि नहीं रहती है किसी चीज में, हॉबी नहीं है आपकी, वो चीज पसंद नहीं है कार्य करना, वो करना पड़ रहा है, तो उसको पूरे दिमाग से फोकस करके नहीं कर पाते हैं। ऐसी बात से मुझे एक वाकया याद आया कि एक सिग्मॉइड फ्रॉड जो फादर ऑफ साइकेट्री कहलाते हैं, तो उनके साथ हुआ था। तो उसका जानकारी बंडन मिलता है। तो क्या होता था कि उनकी वाइफ थी, तो उनसे रोज एक कोई खाने की चीज लाने को बोलते थे कि जब आप आए तो उसको लेके आए। लेकिन क्या होता था कि वो रोज आते थे, ऐसे ऐसे 7 दिन हो गए, लेकिन उनको वो चीज याद ही नहीं रहती थी। तब उनने असिस्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं इस चीज भूल क्यों रहा हूं। तब उनकी एज जो थी ऐसी भी नहीं थी कि अल्जाइमर हो इस समय। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि इन्हें जो सामान मंगाया मुझसे खाने का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो उस चीज को सुनने में आप प्रॉपर फोकस नहीं करते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो ये कारण हो सकता है कि जो अपनी आमतौर पर जो लोग भूलते हैं उसका कारण यही हुआ। ये अंतर जो आपने कहा कि दिमाग में आपकी कोई और चीज चल रही होती है, आपका फोकस कहीं और होता है, और जो काम आप कर रहे होते हैं या जो कोई बात आप सुन रहे होते हैं, वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से उसका छाप नहीं अंकित होता है, वो रजिस्टर नहीं होता है। यही कारण है कि जब उसे आप याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज चूंकि आपके मेमोरी में है ही नहीं, तो आपको याद भी नहीं आती है। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने आपने ये बताया कि अल्जाइमर और सामान्य रूप से भूल जाना, दोनों में बहुत अंतर है, और ये कोई डरने की बात नहीं है, बहुत भयावह वस्तु नहीं है कि आप इस चीज को समझने के लिए अल्जाइमर की बीमारी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है, डायग्नोसिस, यानी कि आप कैसे ये पता करते हैं कि आप अल्जाइमर से ग्रसित हो सकते हैं, और फिर इलाज में क्या दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं? जनरली ये डिजेनरेटिव ओल्ड एज की डिसीज है, और इसमें अगर एग्जामिन करने के लिए तो पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ इमेजिंग वाले टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो अभी मैंने बताया MMSE, और कुछ ब्लड टेस्ट हैं कि पर्टिकुलर कॉज पता करने के लिए। जनरली इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उससे पर्टिकुलर मेमोरी के लेवल पे उससे टेस्ट किया जाता है कि मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ भूल रहा है, क्या है, कितना उसका रजिस्ट्रेशन पावर है, इस तरीके से टेस्ट किया जाता है। और बात ट्रीटमेंट की कहें तो पर्टिकुलर कोई ऐसा विशेष ट्रीटमेंट नहीं है जिससे इसे रोका जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे मैं आयुर्वेद से हूँ तो बोलूँ, कुछ न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग हैं जो इसके डीजेनरेशन रोकते हैं, या कुछ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग हैं जो इसको रोकेंगे, कुछ मूड एलिवेटर ड्रग्स हैं। तो ड्रग को यूज करके थोड़े हद तक इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेनली इसमें लाइफ स्टाइल में, डाइट में, प्रॉपर एक्सरसाइज में, कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटी, इन चीज़ों में चेंज करके इसको अच्छा रखा जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। जी,
पूरी तरीके से आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके गति को आप जरूर रोक सकते हैं, डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बस हम अपने बातचीत के आखिरी चरण में हैं और यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि याददाश्त बढ़ाना, चूंकि याददाश्त घट रही है, आपकी मेमोरी कम हो रही है, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी है, कुछ क्रिया है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ व्यायाम है, खान पान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शामिल करके अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं। क्या है कि कॉग्निटिव एक्टिविटी कुछ ऐसी होती हैं जिससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता, याददाश्त हुई, इन दोनों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। जैसे कार्ड्स गेम हुए, प्लेइंग गेम्स जो जनरली अपन खेलते हैं, मेडिटेशन हुआ, पजल सॉल्विंग हुई, चेस, लूडो जैसे गेम हुए, डांसिंग हुई, या जो आपका पैशन है, जो आपको बहुत पसंद है, उन चीज़ों को करने। ऐसे में क्या होता है कि अब मूड आपका हमेशा एक्टिवेट रहता है, और जब मूड एक्टिवेट रहता है तो वो प्रॉपर डिजनरेशन उस प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ कुछ डाइट जरूरी है जो आपके न्यूरॉन्स को, ब्रेन को स्टेबल रखे। उसमें जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड, जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड नॉन वेज में कॉड लिवर ऑयल, और वेजिटेरियंस में अलसी के बीज हुए, वालनट्स हुए, इनमें बहुत पाया जाता है। साथ साथ विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन C, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को हेल्दी रखें। साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो, जिसमें मॉर्निंग वॉक हो, योगा, मेडिटेशन हो, तो ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे। सीधा सिंपल है कि अपने आप को व्यस्त रखें, पॉजिटिव फ्रेंड्स के बीच में रहें, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी रहे। बस आखिरी में आपसे चंद टिप्पणी चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये बढ़ती उम्र की बीमारी है, उम्र दराज लोगों पे खासकर ऐसा होता है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के लक्षण समझ में आते हैं, लेकिन कई बार हम उसकी अनदेखी कर देते हैं, और ऐसे बुजुर्गों के साथ घर में व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसे बुजुर्गों के लिए सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करें, व्यवहार करें, और जहां तक हो सके चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, एज रिलेटेड बीमारी है और इसे पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। इसमें फैमिली का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट जरूरी है, जिससे ओल्ड एज में क्वालिटी ऑफ लाइफ सही रहे। तो मेरा कहना है कि पेशेंट का सपोर्ट करें, उन्हें प्रॉपर समय दें, उनकी केयरिंग करें और इमोशनली सपोर्ट दें। बचाव करना है तो साथ साथ हेल्थी डाइट, प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज ये रोगी करें, नशीले पदार्थों से दूर रहें, प्रॉपर नींद लें, समय पर डाइट लें जिसमें फ्रूट्स हुए, ग्रीन वेजिटेबल्स हुए, ओमेगा 3 फैटी एसिड हुए, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल हुए, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज हो और पॉजिटिव फ्रेंड के बीच में रहें, जिससे जिंदगी आपकी खुश नमा रहे। और मेरा ये कहना है कि जिंदगी को आप एंजॉय करें, स्ट्रेस ना लें, तनाव किसी भी चीज का ना लें, जिंदगी को आनंद के साथ जिएं जब तक भी जिएं, और ये बीमारी, इसकी गति को आप कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और इसके लिए परिवार का भावनात्मक सहयोग बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने विश्व अल्जाइमर्स डे के ऊपर हमारे श्रोताओं से साझा की। डॉक्टर आशीष पटेल, आयुष चिकित्सा अधिकारी सागर, और साथ ही साथ आप MD मनोरोग आयुर्वेद से हैं। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने व्यस्तम कार्य में से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे स्टूडियो में आए। जी धन्यवाद दीपक जी। साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को। धन्यवाद।